So, good afternoon, good evening. In the last class, we have discussed about audit of different financial line items, in which we have covered expenses and also some of the assets. Now we are starting with inventories. Audit of inventories. इन्वेंट्री क्या होता है? मतलब इन्वेंट्री क्या होता है? जो भी गुड्स या गुड्स क्या मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, नए वैसे स्टॉक इन ट्रेड जैसे ट्रेड करने के लिए कुछ भी तरफ से यूज़ करने से उसको इन्वेंट्री कहते हैं. वो इन्वेंट्री को ऑडिट करना है. इन्वेंट्री मतलब एसेट. एसेट मतलब हमको एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, कट ऑफ एंड कंप्लीटनेस चेक, ये सारा चेक करना है. सो पहले एग्जिस्टेंस, वही डेफिनेशन लिखा गया है इधर. सो इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, सेल्स, finished goods ready for sale. Even for some organization, stock in trade accounts for branch accounting, stock lying with customers, and sometimes you will sell goods on sale and approval basis. मतलब पहले सेल करते हैं, अप्रूव करने के बाद इनवॉइस रेज करता है, वो भी चेक करना है. सो पहले इन्वेंट्री वेरीफाई करना का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होता है? मैनेजमेंट के पास. मैनेजमेंट सही से रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और इसके पीरियोडिकल बेसिस में वेरीफाई करना, ये सारा चीज़ मैनेजमेंट के पास होता है. इसलिए द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज इज प्राइमरली विद द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट वी शुड एवरी टाइमली बेसिस में इसको वेरीफाई करके कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्ट करना है. ये सारा डिटेल्स इधर बोला गया है. और एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में क्या चेक करेगा? मतलब क्लाइंट का डिटेल्स, पहले आपको इन्वेंट्री का डिटेल्स लेना है, स्टॉक रजिस्टर लेना है, एंड यू हैव टू by attending physical verification of inventory you can identify whether physically exist or not the inventories. So ये आप वेरीफाई कर सकते हो. पहले इन्वेंट्री फिजिकली एग्जिस्ट है ना, by attending the physical verification of inventory, by physically verifying it you can identify the existence of the inventory. And then और क्या होता है? if client is following any, अब क्लाइंट कुछ सिस्टम फॉलो कर रहा है, कभी कभी पीरियोडिकली चेक कर रहा है, तो वो पीरियोडिकली चेकिंग का रिकॉर्ड जो होता है उसको वेरीफाई करना पड़ता है. शुड बी डन एट द एंड ऑफ द पीरियड व्हेन द क्लाइंट फॉलोज पीरियड स्टॉक काउंट शुड बी डन. ऑन द अदर हैंड वेदर द क्लाइंट फॉलोज ए परपेचुअल सिस्टम ऑफ स्टॉक काउंट, मतलब कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन, परपेचुअल सिस्टम ऑफ स्टॉक काउंट शुड बी डन एट इंटरिम डेट्स. इफ एनी वेरिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं बट ही नीड टू वेरीफाई, मतलब कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन नहीं है उसका, एक ही बार वेरीफाई करेगा, देन इट शुड बी डन एट एंड ऑफ द पीरियड. मतलब क्लाइंट वेरिफिकेशन कब करना है? एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड करना है. अगर वो परपेचुअल वेरिफिकेशन मेथड फॉलो कर रहा है तब इंटरिम डेट्स कोई भी सेलेक्ट करके उस डेट्स में वेरीफाई करना पड़ेगा. देन द ऑडिटर मस्ट सैटिस्फाई इन केस ऑफ इन्वेंटरी इज लाइंग विद पब्लिक वेयर हाउसेस, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई. पब्लिक वेयर हाउस मतलब आपका गुड्स होगा, किसी और का गुड्स भी होगा. देन यू नीड टू ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी whether this belongs to our client or not as an auditor. Then rights and obligation. How you establish rights and obligation? From the purchase invoice you can establish rights and obligation, and from also you can ensure that these are not secured. मतलब the inventory is not secured for any loan or advance from any other person. By establishing that you will record purchase invoices, underlying documentation such as purchase order, goods received note, वो सब चेक करके you can establish that these are your own. Then you should also evaluate that there is no collateral agreement. लोन्स का एग्रीमेंट कुछ नहीं है ताकि इन्वेंट्री उसके साथ अटैच है. जो भी लोन के साथ इन्वेंट्री अटैच है उसके ये चेक करना है आपका राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, मतलब वो डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल्स में whether properly disclosed or not. And if in case the stock is lying with third parties, मतलब आपका स्टॉक है बट sometimes you are selling on sale or approval basis, sometimes the goods is with the transporter, the goods अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है आपके पास, but in all those cases you need to obtain confirmation from the third parties to establish that the inventory is on your own. Then cut off, जितना पीरियड तक जो इनवॉइसेस मतलब राइट एस्टैब्लिश हुआ है उतना तक आपका इन्वेंट्री में इंक्लूड होना चाहिए. जो नेक्स्ट ईयर में हो रहा है उसका मतलब इनवॉइस नेक्स्ट पीरियड में है, आपका राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, उसके नहीं होना चाहिए. उसका क्या कैसे हो सकता है? मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस देखना पड़ेगा पहले. जो भी ईयर एंड का बाद में डिलीवरी हो रहा है ना, उसका टर्म्स एंड कंडीशन देखना पड़ेगा ताकि वो इन्वेंट्री इस पीरियड में इंक्लूड होगा या नेक्स्ट पीरियड में.
पॉइंट ऑफ सेल को देखना पड़ेगा, ताकि मतलब ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रहा है, ताकि आपका गुड्स इन ट्रांजिट में इंक्लूड करना है या रिसीव हुआ है तो इसका मतलब इसका कट ऑफ का मेन चेकिंग वही से आता है, आपके इंक्लूड करना है या नहीं करना है, वो टर्म्स एंड कंडीशन देखना पड़ेगा। पीओ में आपका टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाता है, उससे आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री का कैसे मतलब कट ऑफ परफॉर्म करने के लिए। देन कंप्लीटनेस, अब कंप्लीटनेस कैसे करेगा, मतलब यू विल वेरीफाई द इन्वेंट्री फिजिकली। फिजिकल इन्वेंट्री तो आपको वेट्स या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाता है जब यू वेरीफाई नंबर ऑफ क्वांटिटी आइटम्स, यू विल गेट इट। देन यू विल then with that you can match your records, ताकि आपको establish कर सकता है कि all the inventory lying with you is completely recorded in your books of accounts. If any inventory lying with you and not recorded in your books of accounts, you can identify that and you ask the proper accounting of the books of accounts. If any excess inventory is there, why excess inventory will be there? Cases where you might have got some goods on sale and approval basis, those goods might not be approved as of now, so that you have not taken into your account. Or some other cases where the goods are already sold but yet to be delivered, मतलब dispatch करना बाकी है, you have invoiced, transferred, you have kept aside, you have identified them separately and kept aside for the customer, and you have raised the sale invoice because of which the inventory has been deducted from your books of records. All these you need to identify, and you need to, those which are sold and which are to be delivered, you need to keep it separately and should not be entered in your books of accounts. These all things you need to check. मतलब आपने सेल किया है, सपोज ऑन 31 मार्च एक सेल इनवॉइस रेज किया है, सेल इनवॉइस मतलब आपका इन्वेंट्री से वो नहीं दिखेगा, वो जाना चाहिए। देन if you have recorded sales from your books of accounts, that should not be, even it is lying on your godown on the day of 31st March, it should not be included in your inventory. That you need to check, and you need to reduce that from your stock. You should not show it that as your stock. You need to check all those whether proper plus and minus, if any purchased, and if they are about to acceptable, मतलब परचेस करने के बाद आपको सारा प्रोसीजर होता है, क्वालिटी चेक करना है, फिर एक्सेप्टेंस रेस होगा। बट जो भी प्रोसेस में आपके पास आ गया उसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा क्वांटिटी के हिसाब से, जितना आपके पास आ गया क्वांटिटी वो भी ऐड करना है, और जितना सेल हो गया उसको लेस करना है। वो सारा कैलकुलेशन सही से किया है, आपको क्वांटिटी चेक करते समय आपको पता चलेगा, कोई वेरिएशन आए उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। देन there is by purchase and sale, when you perform cut off for purchase and sale, obviously you will get to know which are to be included and which are to be deducted from your cost, मतलब inventory records. Stock lying with customers, you need to identify external confirmation. If where physical verification is not possible, you need to obtain external confirmation from them that the client's stock is lying with them, then you can satisfy. Then the value of stock of inventory should be tallied with the amount recorded in the books of accounts. The cost record should be tallied with your books of accounts. Ultimately क्या होगा, स्टॉक एक सेपरेट सॉफ्टवेयर या कुछ सॉफ्टवेयर होगा स्टॉक मेंटेन करने के लिए, वो स्टॉक जो है वो अल्टीमेटली इट शुड मैच विथ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दिस शुड बी टैलीड एक्चुअली विथ योर स्टॉक वैल्यू एंड विथ योर सॉफ्टवेयर मतलब रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, whether they are properly tallied or not, the inventory. Then वैल्यूएशन, नॉर्मली AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और NRV whichever is lower. Then whether the proper valuation has been done. If any stock you found lying as damaged or destroyed, then appropriately the value of the, it will not be saleable at the original selling price of the asset if it is damaged, any stock is destroyed. Then whether proper adjustment has been deducted from the books of accounts or not. For damaged stocks which are obsolete should be written off fully, or should be recorded at net realizable value if they are not fully damaged. You need to check their net realizable. If you think cost is 100 rupees, if they are damaged, their net realizable value will be less than 100 rupees.
cost or NRV, whichever is lower, then they will ultimately record it at NRV. So you need to properly ensure. And for working progress, those stocks which are under manufacturing, मतलब आपने inventory करेगा, you are manufacturing a finished good, but year end में थोड़ा सा manufacturing में रह ही जाता है. So उसका valuation सही से हुआ है नहीं, cost as a cost accountant, the cost should valuation should be cost should be appropriately added and accounted to inventory on the date, work in progress जो भी है. And finished goods ultimately the cost whether properly derived or not, जो भी inventory का cost होगा plus manufacturing charges जो भी है, finished good का cost पूरा appropriately derived as per cost records, वो भी check करना है. All direct relevant cost for finished goods in case of expected to fetch, and if the NRV is lower than that, then it should be recorded cost or NRV, whichever is lower. And in case of raw materials, if your in case of raw materials, you need to understand this. Raw material, if your finished good is selling at profit, मतलब loss में sell नहीं हो रहा है, then you need to evaluate cost or NRV, whichever is lower. If your finished good is selling at less than cost, मतलब loss में sell हो रहा है, then you need to at replacement cost of the inventory, you need to record your inventory at replacement, whether proper as per NDAS, whether proper treatment has been given or not. You need to check for raw material in case of raw material. And presentation and disclosure, you need to disclose as per NDAS 2 and whether inventories have been properly classified as finished goods, work in progress, and stores and space. In case of trading, you need to disclose as stores and space, loose goods and all. In case of goods in transit, they need to be separately disclosed because they are not yet received, and you can understand the risk from it. They are yet to be received. You can understand the nature of the goods. This is all inventory related part. You need just go through it, and I will continue. Next, loans and advances. लोन्स एंड एडवांसेस नॉर्मली कंपनी के पास पहले ऑथराइजेशन होना चाहिए एमओए में लोन्स इश्यू करने के लिए. किसी के तरह का लोन इश्यू करना है पहले कंपनी के पास ऑथराइजेशन. अगर वो कंपनी है तो पहले वो चेक करना है कि वेदर कंपनी के पास ऑथराइजेशन है या नहीं है लोन्स इश्यू करने के लिए. देन वंस लोन्स इश्यू करने के बाद यू नीड टू ऑब्टेन लोन्स किस तरफ का लोन्स इश्यू किया है, वो शॉर्ट टर्म लोन्स है या लॉन्ग टर्म लोन्स है, वो सारा चेक करना पड़ेगा. देन यू नीड टू एग्री विद सेपरेट, मतलब किस किस को इश्यू किया है वो लोन शेड्यूल ऑब्टेन. आप पहले लोन शेड्यूल कंपनी के साथ देता है, वो लोन शेड्यूल आपको जो लेजर्स में, वो जो शॉर्ट टर्म लेजर में दिखाया है तो शॉर्ट टर्म लेजर या लॉन्ग टर्म में वो मैच हो रहा है, कंप्लीटनेस चेक करना पड़ेगा, एग्री कर रहा है या नहीं. देन लोन लेंडर के साथ जो भी बैलेंस आपके बुक्स में है वो दूसरे, मतलब जो लेंडर रिसीवर है, लोन रिसीवर है, उसके पास भी बोरोवर है, उसके पास भी सेम बैलेंस होना चाहिए. यू नीड टू एग्री द बैलेंस बाय ऑब्टेनिंग रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम देम. कंफर्मेशन बाय ऑब्टेनिंग डायरेक्ट रिटर्न कंफर्मेशन, मतलब जो रेस्पॉन्स ऑडिटर को डायरेक्टली आता है ताकि उसका जेन्युइननेस रिलायबिलिटी बढ़ जाता है. ऑब्टेन डायरेक्टली इज मोर रिलायबल देन ऑब्टेन इनडायरेक्टली. सो उसके डायरेक्ट रिटर्न कंफर्मेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा. फिर नेक्स्ट यू कैन एस्टैब्लिश एग्जिस्टेंस ऑफ लोन. अगर उसके पास भी सेम बैलेंस है, हम भी लोन दिया है एंड यू हैव एंश्योर्ड दैट लोन ट्रांजैक्शन, मतलब लोन दिया है इसी साल में, जिसके पास मैनेजमेंट अप्रूवल होता है लोन देने के लिए, और लोन बैंक का जाता है ना अमाउंट ट्रांजैक्शन, बैंक में वो ट्रांजैक्शन प्रूफ मिल जाता है, वो सारा यू कैन एस्टैब्लिश दैट. एंड वन मोर थिंग, एनी इंश्योरेंस क्लेम्स जो है वो लोन में दिखा, मतलब एक एसेट में इंश्योरेंस लिया है, सपोज लैपटॉप में इंश्योरेंस लिया है, वो गिर के मतलब खराब हो गया, आप इंश्योरेंस क्लेम किया, वो इंश्योरेंस लोन्स एंड एडवांस में नहीं आना चाहिए. वो एक्चुअली एक रिसीवेबल है, अदर करंट एसेट है. इंश्योरेंस क्लेम जो वो क्लेम एस्टैब्लिश करने के बाद वो रिसीवेबल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट वो लोन्स एंड एडवांस में नहीं. आपने जो किसी लोन वेरीफाई करने के लिए आप पहले क्या करेगा, अमाउंट हमारे पास एंड से गया या नहीं गया वो चेक करेगा ना, बट इस केस में आप चेक नहीं कर सकते, वो लोन्स एंड एडवांस नहीं है. सो इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम वेदर दे हैव बीन डिस्क्लोज्ड एज लोन्स एंड एडवांसेस यू नीड टू चेक. एंड देन फॉर स्टैट्यूटरी रिटर्न्स, लाइक यू कैन वेरीफाई any disclosure if they have made in the IT returns में balance sheet के details देता है, whether loans and advances have been disclosed in the last year. If there is no change, then you can cross verify from the statutory returns, IT returns and all. And if any interest income is arising from that, if any proper disclosure is
has been disclosed in the GST returns as interest income or something, then you can not exempted income or something, then you can check from the GST returns whether the income is matching with your loans has been genuineness. You can check from that. And then rights and obligations. How can you check the rights and obligations of loans issued? आपने लोन इश्यू किया है, आपके पास राइट है या नहीं है, कैसे चेक करेगा? पहले वही बोला है, आपके पास राइट होने के लिए प्रोसेस जो दिया है वो सही होना चाहिए. अगर कोई गलत है तो कभी के पास पहले ऑथराइजेशन ही नहीं है, लोन कैसे दे सकता है? जो लोन दिया है वो क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है. वो सारा चेक करना पहले, आपके पास राइट है क्या, वेदर प्रॉपर अप्रूवल जो लेना है वो लिया है या नहीं लिया है. इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन you need to exercise extra care whether terms of conditions are properly as per the in favor of the company or not, the terms and conditions of related party transaction. अगर नहीं है तो प्रॉपर अप्रूवल लिया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के, जो मतलब रिलेटेड पार्टी जो कम प्राइस में जा रहा है उसका बेनिफिट जो जा रहा है उसके प्रॉपर अप्रूवल, मैनेजमेंट अप्रूवल होना चाहिए. नहीं तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल वो लिया है या नहीं लिया है. इन केस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड अगेंस्ट सिक्योरिटी, आपने लोन्स एंड एडवांसेस किसके मतलब एक लैपटॉप लेके लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, वो सारा आपने चेक करना पड़ेगा. वो सिक्योरिटी आपके प्रॉपरली मॉर्टगेज है या नहीं, वो सारा चीज़ चेक करना पड़ेगा. सिक्योरिटी अगर वो वैल्यू कवर कर रहा है, पहले अगर सिक्योरिटी लोन जैसे दिखा रहा है आपने जो ले उतना वैल्यू तक आपके पास सिक्योरिटी होना चाहिए. द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी शुड बी कवरिंग योर लोन, वेदर वो जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर नहीं है तो वो अनसिक्योर्ड का क्लासिफिकेशन जो करना है, वो बैलेंस अमाउंट जो है वो अनसिक्योर्ड के पास कवर करना चाहिए. वो सारा चीज़ चेक करना पड़ेगा. एंड इन केस ऑफ एडवांसेस ग्रांटेड फॉर एम्प्लॉयज, वेदर प्रॉपर सेटलमेंट हैज बीन डन इन द फ्यूचर नेक्स्ट अपकमिंग सैलरीज और नॉट, यू नीड टू चेक. देन कट ऑफ लोन्स टिल कट ऑफ डेट, मतलब आपका रिपोर्टिंग डेट जितना तक है, जितना तक जो लोन्स या इंटरेस्ट एक्यूर्ड है वो सारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपका लोन्स एंड एडवांसेस में. वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है आपको ये चेक करना पड़ेगा. जो एज ऑन डेट आउटस्टैंडिंग है, जो बाद में दिया है वो इंक्लूड नहीं करना है, इसमें वो नेक्स्ट डेट में इंक्लूड नहीं करना है. वो प्रॉपर अप टू डेट प्रॉपर अकाउंटिंग जितना लोन्स दिया है उतना लोन्स एंड एडवांसेस में क्लासिफाई होना चाहिए. एंड कंप्लीटनेस में क्या करेगा वो पहले डिस्कस किया. हम जो लोन शेड्यूल ऑब्टेन करता है ना, वो आपने एग्री करता है कि आपका लोन्स एंड एडवांसेस का बैलेंसेस जो है उससे मैच हो रहा है, टोटल मैच हो रहा है नहीं हो रहा है. ऑडिटर शुड सी दैट ऑल द लोन्स एंड एडवांसेस आउटस्टैंडिंग हैव बीन रिकॉर्डेड एंड शुड रिकवर्ड. वेदर शॉर्ट टर्म लोन्स है तो नेक्स्ट ईयर में, जो शॉर्ट टर्म एडवांस है तो इमीडिएटली नेक्स्ट 1 ईयर में रिकॉर्ड होगा. अप टू डेट में कितना रिकवर हुआ है वो चेक कर सकते हैं. अभी अप्रोप्रिएट जो भी मनी रिकवर्ड है. एंड ये भी कर सकता है कि कट ऑफ डेट में जो भी लोन्स रिसीव हुआ है वो लोन्स एंड एडवांस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए. आपने लोन दिया है वो रिपे किया है, फिर बैलेंस शीट में क्यों आएगा? आपका रिपेमेंट तो हो गया ना, वो सारा चीज़ चेक करना है. एंड यू शुड नॉट डिस्क्लोज दैट एज ये सेपरेट लोन रिसीव्ड लाइक से दिखाना, उसको लोन गिवन जैसे दिखाना, वो सारा चीज़ नहीं दिखाना है. वो अप्रोप्रिएटली सेट ऑफ करके नेट बैलेंस जो है वो ही दिखाना है, वो सारा चीज़. और वैल्यूशन लोन्स जो भी दिया है वो एज पर फेयर वैल्यूएशन में इंडिया 109 इसके हिसाब से वैल्यू करना है, वेदर एजिंग शेड्यूल. एंड ऑल्सो यू नीड टू काउंट योर रिस्क फैक्टर, वो रीपे कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसका रीपेमेंट कैसे है. अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो उसको डाउटफुल मान के प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा. जो भी लोन से वो सारा चीज़ कंसिडरेशन करके आपको वैल्यूएशन में आता है. जितना प्रोविजन लेना है वो लेस करके नेट बैलेंस आएगा. वो सारा चीज़ कंसिडर किया है नहीं. वेरीफाई प्रीवियस ईयर एस्टिमेट फॉर डाउटफुल लोन्स. जितना एस्टिमेट है मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करो इस बार. वो एस्टिमेट अगर लास्ट ईयर ही प्रोविजन लिया है वो प्रोविजन सफिशिएंट है या नहीं सफिशिएंट, वो देखने के बाद एडिशनल लेना है तो उसके प्रोविजन के एंट्री डालने को बोल दीजिए. एडिक्वेसी फॉर अलाउंसेस ऑफ डाउटफुल डेट्स, अदर एनी अगर ज़रूरत है तो एडिशनल प्रोविजन लेना है तो वो बोल सकता है. एंड in case of bad loans to provision account, in case of any loans that are not realizable, overdue हुआ है, बहुत साल से नहीं आ रहा है, प्रोविजन नहीं लिया है, तो अगर राइट ऑफ करना है तो उसका राइट ऑफ करने को बैलेंस, प्रोविजन नहीं लेना है तो राइट ऑफ करना है तो एक्सपेंस को राइट ऑफ भी कर सकता है, उसको लॉस. और
देन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, क्या क्या, सॉरी, हाँ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो भी अपकमिंग पोर्शंस जो है उसको करंट में रिकॉर्ड करना है तो करंट एसेट में रिकॉर्ड करना है, जो भी लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। ये सारा चीज़ आप एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देन ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स, जो भी गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट में दिया है देन यू विल बी ट्रेड रिसीवेबल का क्लासिफिकेशन होता है उसको, जो भी ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्रेडिट सेल का है। देन व्हाट यू विल डू, कस्टमर को कैसे चेक करेगा? पहले सेल होना चाहिए, एग्जिस्टेंस चेक करना है तो, एंड यू विल ऑब्टेन रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर दैट whether balance is matching or not. If in case of any default मतलब agree नहीं कर रहे हैं तो you need to obtain proper reconciliation from the client whether why the balance is not matching, what is the difference, you need to obtain proper reconciliation. Whether the reconciliation is not sufficient, then any loss जो है proper adjustment need to be processed in the books of accounts, whether proper adjustment has been passed in the books of accounts or not, you need to check. You can justify your loans. So what, debtors duly responsible officer who is मतलब जो maintenance of debtors है, you need to obtain reference to individual debtors account. You will obtain the whole schedule of individual reference, जो है whole schedule obtain करेगा, वो total जो है अपने जिसको बैलेंस जो है आपका बैलेंस शीट में वो मैच करेगा। पहले obtain schedule of debtors duly signed by responsible person, जो भी responsible ऑफिशियल होगा उससे साइन करके, देन यू विल obtain the breakup individual reference, then you will obtain carry out examination of relevant records. How will you value debtors? debtors का वैल्यूएशन कैसे होता है? पहले सेल होता है, सेल प्लस any taxes you will become sale gross sale value, then any discount if it is issued you will less the discount, then amount receivable, this will become your accounts receivable. Then if any intermediate payments have come, this will be deducted and year end it will come balance. This should be your loan, sorry, trade receivable. Okay, any payments have been received, that should be deducted. This procedure whether complied or not we will check. First of all year end का balance confirmation लेगा, any appropriate payments have been received that have been properly not accounted, then you will ask appropriate adjustment entries to the, sometimes it happens like human error, incorrect entries might be said, I have received from Ram, I will enter from received as Rahim. Those entries need to be corrected and proper balances need to be disclosed. Those all need to be ascertained and ensured. The auditor should check the agreement of balances as shown in the trade receivables with ledger accounts. अब जो ट्रेड रिसीवेबल्स में आपने दिखाया है वो कस्टमर का जो लेजर अकाउंट है उससे मैच होना चाहिए। जो ब्रेकअप है आपका शेड्यूल में कस्टमर का 10 लाख है, अब लेजर में देख लिया वो 12 लाख है, वो डिस्क्रिपेंसी नहीं होना चाहिए। लेजर बैलेंस शुड मैच विथ योर, लेजर बैलेंस में क्या होता है, डिटेल्स ऑफ योर ट्रांजैक्शन, मतलब क्या सेल हुआ है, क्या पेमेंट्स रिसीव हुआ है, क्या डिस्काउंट है, वो पूरा लेजर में आपको मिल जाता है। जो भी ट्रांजैक्शन बैलेंस लेजर बैलेंस जो है आपका शेड्यूल में डेटर बैलेंस से मैच होना चाहिए। And examine the what you need to carry out, age of the debtors. From this you can determine that age of the debtors, whether if it is not overdue as per the company's credit period, I will allow 30 days, but it is as of now it is 45 days. You need to ask for whether provision is required or not. You need to think like that, whether if provision is required, properly determine, and whether provision is taken or not, you need to check, and whether amount outstanding make up for items which are not overdue. And you need to certify the age report they have, aging report they have provided to you, and you need to break up for that should be justified that all those 6 months whether they are not overdue, which they are showing as not overdue, shouldn't be within due date, within मतलब 30 days के अंदर ही होना चाहिए। whether all the sales जो भी बैलेंस डेटा का बैलेंस जो भी है वो रिसेंट सेल्स होना चाहिए, वैसे है या नहीं है वो चेक करना, which are not overdue. Then whether transfer from one account to another are properly evidenced. If
there is adjustment interest from you. They have a debtor and you have same person is a debtor and creditor for you. He is supplying goods and he is purchasing from you. Then in that case, whether proper adjustment interests are properly authorized and approved or not, you need to ensure that. Then राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, पहले अगर ट्रेड रिसीवेबल के एस्टैब्लिश करना है पहले सेल होना चाहिए. while valid claim, auditor has valid claim against, and you need to ensure that it is not bills and notes receivable whether properly legally held by the company. In case of those, sales should be done and they should not be secured to any loan for any OD or something. They should not be secured. If they have been received and appropriately, the loan should be cleared first. If 60% is covered by the loan, when the amount is received, then immediately the loan should be paid first. Like that, you need to ensure that valid claims in the respect of auditors. मतलब क्लाइंट के पास वैलिड क्लेम होना चाहिए डेटर से अमाउंट रिसीव करने के लिए. और क्या चेक करना है, बिल्स एंड नोट रिसीवेबल. जो भी अमाउंट्स जो है कभी कभी बिल डिस्काउंट, बिल्स एक्सचेंज में फॉरेन में रिसीव कर देते हैं, मतलब बिल्स एक्सचेंज कर देते हैं. 30 डेज के बाद 90 डेज के बाद इतना पेमेंट आपको मिलेगा हमसे. बिल्स एक्सचेंज से आपको ट्रेड रिसीवेबल्स में हटा के बिल रिसीवेबल उसमें जाएगा. वो सारा चीज आपको चेक करना है वेदर दोज लीगली हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी और नॉट. देन कट ऑफ प्रोसीजर्स. जो जब सेल्स को ऑडिट करेगा, जितना सेल होगा क्रेडिट सेल, उतना आपको डेटर बैलेंस माइनस ये सारा डिस्काउंट पेमेंट्स रिसीव्ड, वो सारा पेमेंट सब एडजस्ट करने के बाद उतना बैलेंस को एडजस्ट मतलब डिस्क्लोज करना है. वो सारा डिस्क्लोजर्स या कैलकुलेशन प्रॉपरली किया है या नहीं किया है. देन यू विल चेक फॉर कंप्लीटनेस. जो भी रियलाइजेशन हुआ है, वो मतलब जो भी क्रेडिट सेल्स हुआ है, वो सारा का क्या होगा रियलाइजेशन से एडजस्ट करने के बाद, मतलब जो भी पेमेंट्स रिसीव हुआ है वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा. द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट ऑल हैव बीन इंक्लूडेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड मस्ट ऑब्टेन कंफर्मेशन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट. मतलब एग्री नहीं कर रहा है, मतलब डाउटफुल लग रहा है उसको, ही शुड ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम द डेटर्स. इट इज मैंडेटरी so that he can establish reliance of the balance available on the year end. Then inspect relevant correspondence. In case of any disputes, then you will opt for whether it is payable or not. नहीं तो कोई इंसॉल्वेंट हुआ है, उसका क्या ऑर्डर कितना मिल रहा है, कितना प्रोविजन लेना है, वो चेक करने के लिए you need to inspect the court orders and verification of subsequent realization. If confirmation is not possible, how can you verify the debtor balance as on year end? जो भी बैलेंस है वो ईयर एंड के बाद रिसीव होगा. जो आप जुलाई मार्च एंड के बाद जुलाई तक ऑडिट में नहीं जाएगा ना, जुलाई सपोज जून में ऑडिट कर रहे हैं, जो बीच में जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसके साथ आप वेरीफाई कर सकते हो जो बैलेंस एग्जिस्टिंग ऑन द ईयर एंड है वो जस्टिफाइड है या नहीं. मतलब 31 मार्च आप ले लीजिए, 31 मार्च आप ले लीजिए 10 lakhs है, 5th में so 8th May you have received 5 lakhs and 6th June you have received 5 lakhs. Then you can justify that the balance is correct. You have received payment for the invoices outstanding on 31st March. If you are checking receipts from the particular vendor on 8th May and 6th June, you can justify the amount is true because you are receiving those receipts on. You want that only, right? The realizable only, those realizable only should be disclosed as asset on year end. You are ensuring that they have been realized. Then it can be disclosed as year end. So that ensure you can take verification of subsequent realization is a valid procedure. In case where direct confirmation is not possible, if confirmation is given, well and good. Then because why verification is not, it is verification you can do, it is very genuine, but why it is not followed, it takes time. पहले आपको टाइम मतलब इफेक्टिव प्रोसीजर डिटरमाइन करना है, इसलिए ये सेकंड बेस्ट प्रोसीजर हो गया. देन वैल्यूएशन. वैल्यूएशन में क्या चेक करेगा, मतलब वही प्रोविजन लेना है, कोई डाउटफुल है तो लास्ट ईयर का प्रोविजन चेक करना है, कोई प्रोविजन बढ़ाना है या मैनेजमेंट के डिस्कशन बाद वो प्रोविजन चेक करना है, रीजनेबलनेस ऑफ प्रोविजन. Then when any discount is calculated on bills, you need to deduct the discount and the net amount should be disclosed in the total gross value should not be disclosed, right? After discount, the net receivable from the
debtor should be disclosed in the balance. All those should be properly accounted or not. Any bad debts अगर बहुत साल से नहीं आ रहा है अमाउंट, वो बैड डेट्स की तरह रिटर्न ऑफ करना है तो वो डिसीजन भी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके वो एंट्री भी डालना पड़ेगा. एंड डिस्क्लोजर्स, you will disclose whether secured or not, unsecured debtors, if any trade receivables are not, those increase in credit risk, and if you have significant credit risk increase there, whether provision is made or not, कितना provision लिया है, वो सारा details. and trade receivable with credit impaired. credit impaired मतलब उसका पैसा आएगा या नहीं है, वो जितना आपने अभी P&L को provision की तरफ bad debts की तरफ written off किया है वो सारा आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. एंड एनी डाउटफुल टैक्स प्रोविजन जितना लिया है, मतलब इसके इंक्रीज हुआ है ना, उसका प्रोविजन तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा. देन एनी डेट्स ड्यू बाय द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, ये ट्रेड रिसीवेबल से नहीं आते. अगर गुड्स खरीदा है तो तब वेदर दीस हैव बीन प्रॉपर्ली रिकवर्ड और नॉट, यू नीड टू चेक severally and jointly. For trade receivable outstanding, aging schedule should be given to estimate whether properly provisioned or not, for the auditor to determine. अगर ज़्यादा दिन तक वो वैसे रहा है, मतलब एक साल, एक हो सकता है फिक्टिशियस सेल हो सकता है, वही इसलिए वो रिलीज नहीं हो रहा है. फिक्टिशियस सेल से प्रॉफिट बढ़ सकता है ना, ट्रेड रिसीवेबल वो नहीं हो रहा है, एक वो हो सकता है और ये प्रोविजन लेने की ज़रूरत हो सकता है. ये दोनों इंश्योर करने के लिए आप ये ट्रेड रिसीवेबल का शेड्यूल मांगते हैं. ओके, एक बार देख लीजिए. नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. क्या होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? मतलब जो भी विद इन 3 मंथ्स में रिलीज होगा इन्वेस्टमेंट्स, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जा सकता है. मतलब ऑन डिमांड जो भी रिलीज होगा विद इन 3 मंथ्स, उसका रिलीजेबिलिटी 90 डेज, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जा सकता है. जो भी है कैश, नॉर्मली कैश होता है. जो भी बैंक बैलेंसेस है और कैश एंड डिमांड डिपॉजिट्स है और 90 डेज में जो भी रिलीज होगा वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को कंसिडर करता है. और उसके लिए क्या चेक करना है ऑडिटर? कैश को पहले क्या कर सकते हैं आप? फिजिकल वेरीफाई कर सकते हैं. एंड इट शुड बी सरप्राइज चेक, ताकि आपको उसको टाइम नहीं मिलेगा तो कैश को एडजस्ट करने के लिए. सरप्राइज कैश वेरिफिकेशन करने से आपको फिजिकल कैश एग्जिस्टेंस को पता चल सकता है. और बैलेंस कंफर्मेशन लेने से बैलेंस एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, बैंक से कोई भी है उससे इन्वेस्टमेंट्स किया है, डिमांड डिपॉजिट्स किया है बैंक से, वो डिपॉजिट्स का कंफर्मेशन लेने से आपको एग्जिस्टेंस का मिल जाता है. द ऑडिटर शैल एक्सरसाइज स्पेशल केयर वेरीफाइंग कैश, प्रेफरेबली सरप्राइज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश. And also company should maintain if company is maintaining any cash book, rough cash book, then whether the entries in the cash book are accurate with to the date. You need to sample basis में check करना है, एक दो date निकाल के, whether those date entries have been properly posted in the books of accounts or not, and the balances are tallying or not. And the auditor shall also perform whether cash sensitivity analysis, मतलब कितना कैश में चल रहा है ट्रांजेक्शन, कैश कितना, मतलब कंट्रोल कैसे है, एबनॉर्मल वेरिएशन, मतलब एक महीने में ज़्यादा हो रहा है, एक महीने में कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारा कैश सेंसिटिविटी इसकी वजह से. एंड यू कैन ऑब्टेन एक्सप्लेनेशन व्हाई दीज आर वेरिएशन. नॉर्मली अगर चल रहा है तो एक ही पैरेलल लाइन में चलना चाहिए. व्हाई दीज आर, एक महीने में हाई क्यों चल रहा है, मतलब कुछ ट्रांजेक्शन चल रहा है क्या, कैश कुछ महीने में बहुत कम क्यों चल रहा है, को नॉर्मल सी नहीं है ना, वो अनइवन है, क्यों ये अनइवन है, ये क्वेश्चंस को यू कैन ऑब्टेन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लाइंट. एंड ऑब्टेन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, BRS, इफ देयर इज एनी रिकंसिलिएशन डिफरेंस, चेक्स इश्यू किया है वो क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, ज़्यादा दिन तक चेक्स ने क्लियर नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा, स्टेल चेक्स होगा. स्टेल चेक्स के लिए प्रॉपर कैंसिल करके अकाउंटिंग किया है नहीं, डाटा फिर से क्रेडिटर को अकाउंट करना पड़ेगा, जो भी है वो अकाउंटिंग प्रॉपरली डन और नॉट, स्टेट बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म करना पड़ेगा. और क्या, कम्युनिकेट विथ रेस्पेक्ट टू बैंक्स इन केस ऑफ रिटर्न कन्फर्मेशन. अगर कोई डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स कुछ भी है, you need to obtain written confirmation, written direct confirmation from the bank, so that
you can establish confirmation of the existence of the deposit, rights and obligation, whether all the deposit should be name of the client to obtain whether there is right or not. cash आपके पास रहेगा, आपका ही होगा, but for this you need to, for deposits whether they have been made and they have been disclosed in the books of accounts, if they are not in your name you will not have any right to obtain those deposits. So पहले आपको जो भी deposits किया है वो आपके नाम पर हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करना पड़ेगा. देन कट ऑफ जो भी कैश ट्रांजेक्शंस हुआ है अप टू 31 मार्च वो आपको इंश्योर करना है, जो भी अप टू डेट हुआ है वो रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, सो दैट यू कैन इंश्योर दैट ऑल द ईयर एंड के पास में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको इंश्योर करेगा. वोचर इस डेट में है वो उस डेट में मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो चेक कर सकते हैं. जो भी वोचर रेस हुआ है उसके साथ ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करने से आपको पता चलेगा कुछ ट्रांजेक्शंस मिस नहीं हुआ है. ईयर एंड डेट का completeness check, ensure you will obtain confirmation from bank accounts, you will obtain all the can you will physical verify cash, so 100% तो verify हो गया आपका. completeness check those balances whether matching or not आपका बैलेंस शीट से. you will check whether the cash and cash equivalent cash flow statement का जो बैलेंस है वो अल्टीमेट का मैच होना चाहिए, वो आपको चेक कर सकता है. एंड वैल्यूएशन में क्या मतलब जनरली वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, बट अगर इफ डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन फॉरेन करेंसी, कोई कैश जो है फॉरेन करेंसी में हेल्ड हुआ है उसका ट्रांसलेशन जो है ईयर एंड डेट में सही से हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करना है आपको. प्रिवेलिंग रेट एज ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग वो ट्रांसलेशन सही से किया है या नहीं किया है वो चेक करना है. और एंश्योर दैट प्रॉपर डिस्क्लोजर एज पर कंपनी सेट. कैश एंड इक्विजन कैसे डिस्क्लोज करना है, मतलब कैश कितना है उसमें ब्रेकअप जो भी है, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है. देन वी विल गॉट विद आपका एसेट का हो गया और लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल से स्टार्ट होगा. शेयर कैपिटल क्या होता है? कंपनी जो है वो शेयर्स इश्यू करेगा, अमाउंट शेयर होल्डर से अमाउंट प्रॉस्पेक्टस इश्यू करेगा और अमाउंट अपटेन करेगा. जो भी इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर्स है पहले उन लोग को फिर से शेयर्स अलॉट करेगा. और जो भी फुल्ली पेड है तो पहली बार इश्यू नहीं है, अगर पार्टली पेड है तो फिर कॉल करेगा. कोई पे कर नहीं किया है तो उसका शेयर जो है बार बार कॉल करने के बाद उसको नोटिस देके फॉरफिट करेगा उसका शेयर. वो सारा चीज हम चेक करना है. सो पहले क्या किया है, प्रॉस्पेक्टस चेक करना है किस टर्म्स एंड कंडीशंस में वो शेयर्स इश्यू किया है, वो सारा चीज. प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल टू द कंपनी, सो फंड्स रेज करने का एक तरीका है. ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन कंपनी मेक्स अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स. पहले इनवाइट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द प्रॉस्पेक्टस एंड आफ्टर दैट यू विल इंश्योर compliance with all the provisions of the company set and you will allot the shares to the subscribers. Then existence कैसे चेक करेगा, मतलब कैपिटल है या नहीं. पहले तो ओपनिंग बैलेंस तो कोई चेक करने की जरूरत, लास्ट ईयर तो वेरीफाइड है. करंट ईयर कुछ इश्यूज हुआ है, जो भी इश्यू हुआ है एज पर टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स वो कंपनी सेट के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई हुआ है या नहीं है. न्यू इश्यू कैपिटलाइजेशन. देन यू कैन चेक द चेंजेस इन इक्विटी. जो भी आपका शेयर कैपिटल में जो भी चेंजेस हुआ है वो प्रॉपरली ट्रीटेड और नॉट. In case of changes, you must ensure that revised capital is within the limits of authorized capital. जो भी अगर इश्यू किया है न्यू इश्यू आपका ऑथराइज्ड कैपिटल में ज़्यादा नहीं होगा. अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको मेमोरेंडम को पहले अमेंड करना पड़ेगा. अप्रूवल लेकर पहले आपको मेमोरेंडम का अमेंड करना पड़ेगा. यू हैव टू अमेंड योर ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज. सो आपको कैपिटल क्लॉज को अमेंड करना पड़ेगा. जो इश्यू हो रहा है वो विद इन ऑथराइज्ड लिमिट्स ऑफ द कंपनी, कैपिटल लिमिट्स ऑफ द कंपनी और नॉट. देन transaction effective the change in share capital should be, he should examine whether proper resolution of the board has been passed on. board का decisions proper resolution has been available or not. जो changes जो है उसका approval जो कौन लेगा, board लेगा. so उसका proper approval है या नहीं है वो board resolution देखने से आपको पता चलेगा. so जो भी changes करना है पहले board approval होना चाहिए, उसका approval लिया या नहीं हुआ. then further shareholders approval. जो भी कंपनी एक्ट के हिसाब से बोर्ड अप्रूवल अल्टरेशन में चाहिए, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, वो सारा चीज़ कंप्लाई किया है. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, वो सारा चीज़ कंप्लाई किया है या नहीं किया है वो चेक करना पड़ेगा.
देन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कैसे चेक करेगा, कंपनी के पास है या नहीं है। सो शेयर शुड बी न्यू इश्यू शुड सैटिस्फाई ऑल, पहले रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ नहीं किया है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, पहले रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का कॉम्प्लायंस चेक करना पड़ेगा एंड प्रोविजंस को कॉम्प्लायंस चेक करना पड़ेगा। शेयर्स डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इज not permitted as of per Companies Act 2013. Whether if any shares have been issued at discount, then it is not valid. And also when sweat equity shares, वो bonus issue, rights issue वो सब किया है तो proper appropriate approvals होना चाहिए and provisions जो भी है उस sections के अंदर 56 वो sections के अंदर compliance होना चाहिए, वो सारा चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। बोनस इश्यू है तो फ्री रिजर्व से ही करना है, वैसे किया है नहीं किया है वो सारा चीज़ चेक करना है। जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिक्स्ड एसेट रिवैल्यूएशन के रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है उससे नहीं करना है वो सारा चीज़। एंड यू शुड नॉट हैव अनपेड ड्यूज, सर्टेन कंडीशन होता है ना बोनस इश्यू करने के लिए, पहले आपको स्टैट्यूटरी ड्यूज उसका अनपेड होना चाहिए, एम्प्लॉयज पेमेंट जो भी है उसका अनपेड होना चाहिए, वो सारा चीज़ चेक करना पड़ेगा। एंड कट ऑफ डेट में क्या चेक करेगा, बैलेंस, शेयर कैपिटल जो बैलेंस है वो प्रॉपरली अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल ईयर एंड में जो भी इश्यूज एडजस्टमेंट्स के बाद नेट कैपिटल जो है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है वो सारा चेक करना पड़ेगा, जो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल आपने रिसीव किया है। देन ऑडिटर शुड इंश्योर दैट ऑल द चेंजेस मेड इन हैव बीन ड्यूली गिवन इफेक्ट, कुछ स्प्लिट किया है, कुछ इश्यू किया है, कुछ स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू किया है, वो सारा चीज़ जो है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज इन द शेयर कैपिटल। अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स को इश्यू किया है एवरी ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक ऑप्शंस के लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा ना, एवरी ईयर आपको इतना इतना रिजर्व एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, वो सारा चीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है आपको चेक करना पड़ेगा ना वो। और वैल्यूएशन, नॉर्मली शेयर्स विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट, इफ एनी other method they are following any loss, they are not investment, then they will be valued at cost. Whether all the proceeds have been, if any proceeds are not being received, proper disclosure should be, sale money called, amount received, a proper disclosure has been, shares issued and allotted, money received, ये सारा disclosures आपको disclose करना पड़ेगा। जितना proceeds आपने receive, कितना call आपने किया है, कितना proceeds आपने receive किया है वो सारा ऐड होना चाहिए। अगर अभी बोला है ना, अगर 10 शेयर्स नया इश्यू किया है, अभी तो आपने पहले अलॉटमेंट किया है 5 रुपीज़ में, फिर बाद में कॉल किया है 2 रुपीज़ का, कितना कॉल मनी किया है, कितना रिसीव हुआ है वो सारा चीज़ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कितना अभी तक इश्यूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, इश्यूड कैपिटल कितना है, वो अलॉटमेंट मनी कितना आया है, वो सारा डिटेल्स आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सी नंबर ऑफ शेयर्स क्या डिस्क्लोजर देना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ऑथराइज्ड कैपिटल डिस्क्लोज है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फुल्ली पेड, देन यू विल गेट फुल्ली इश्यूड शेयर्स, देन नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, देन यू विल गेट कितना अमाउंट कॉल किया उतना अमाउंट फुल नॉट फुल्ली पेड, पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यू विल रिकंसिलिएशन फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, बिगिनिंग ऑफ द कैपिटल कितना है, ईयर में चेंजेस कितना किया है और ईयर एंड में बैलेंस कितना है, वो चेंजेस आपको प्रॉपरली नोट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और क्या क्या डिस्क्लोज करना है, और किसी का शेयर होल्डिंग 5% के ज़्यादा चेंज हुआ है तो उसका डिस्क्लोजर भी ज़्यादा डिस्क्लोज करना पड़ेगा नीचे नोट्स में। और क्या, सिक्योरिटीज, टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, अगर कोई सिक्योरिटीज इशू किया है विद राइट टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर्स, वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इक्विटी के अंदर कितना पोर्शन आ रहा है, वो क्लासिफिकेशन होता है ना, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कितना इक्विटी के अंदर आ रहा है, कितना लायबिलिटी के अंदर आ रहा है, वो सारा चीज़ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अदर इक्विटी क्या होता है, अदर इक्विटी आप जो भी शेयर एप्लीकेशन माने पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब लायबिलिटी जो है आपको मनी रिसीव हुआ है अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया, मतलब इट इज ए लायबिलिटी टू यू, मतलब इट इज रिलेटिंग टू शेयर, सो इट विल बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन अदर इक्विटी। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस होता है ना, स्पेशल रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व्स आपने क्रिएट किया है, रिवैल्यूएशन सरप्लस रिजर्व, ओसीआई, जो भी डिबेंचर्स का
अभी डिबेंचर विथ debt instruments through OCA, issue of debt instruments and equity instruments through OCA, वो सारा चीज़ effective portion of cash flow है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स है नॉन करेंसी में ट्रांजैक्शन होता है फॉरेन करेंसी में, उसको कैश फ्लो हेज के थ्रू अगर कर रहा है तो वो OCA में अंदर जाएगा। वो भी सारा रिजर्व जो है रिवैल्यूएशन सरप्लस एक्सचेंज डिफरेंस इन ट्रांसलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन एंटिटी फॉरेन ब्रांचेस जो है अदर आइटम्स ऑफ अदर कॉम्प्रहेंशन ऑफ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। कभी कभी हम शेयर वारंट्स भी इशू कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर डेट में उन लोग इसी प्राइस में कर सकता है, शेयर वारंट जो है एक्सेस कर सकता है। एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सिक्योरिटी अदर रिजर्व्स जो भी है फ्री रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो सारा रिजर्व फ्री रिजर्व वो कैसे मतलब वेरीफाई क्या करेगा, उसमें नॉर्मली क्या डिस्क्लोज करता है, ओपनिंग बैलेंस चेंजेस एंड देन क्लोजिंग बैलेंस, वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जो भी चेंजेस जो हुआ है उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए। पहले आपके पास ऑथराइजेशन है, ऑडिटर मस्ट ट्रेस द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द रिजर्व विथ क्लोजिंग बैलेंस, कोई चेंज हुआ है ना, वो चेंजेस जो है प्रॉपरली डिस्क्लोज करना, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, किस वजह से वो चेंज हुआ है, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इन एडिशन टू दैट, if any new shares are issued at premium, the premium should be credited to securities premium account, and if any reserves have been if any shares have been forfeited and reissued again at as fully paid, then they have been issued at discount, वो सारा चीज चेक करना पड़ेगा, provisions have been complied or not, and whether appropriate resolutions, जो चेंजेस करने के लिए अगर कोई कंज्यूम करना है स्पेशल रिजर्व से, कोई यूटिलाइज करना है स्पेशल रिजर्व के, प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए। कोई बैलेंस जो है नॉर्मल जनरल रिजर्व से स्पेशल रिजर्व को ट्रांसफर करना है, उसके लिए प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए। उसके लिए क्या चेक करेगा, ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, अप्रोप्रिएट बोर्ड रेजोल्यूशंस और नॉट, एंड देन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टू यूटिलाइज रिजर्व। अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व के लिए आपने रखा है, मतलब अभी बोला है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के लिए रखा है, वो क्या करना है, वो स्पेसिफिक रिजर्व जो है उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है, वो सारा चीज आपको चेक करना है। यूटिलाइजेशन एंड बैलेंस ऑफ वेरियस आइटम्स एज पर रेगुलेशन ऑफ द एक्ट और नॉट। बोनस इशू अभी बोला है फ्री रिजर्व से इशू करना है, वो वही है, वो सारा रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस चेक करना है। एंड कट ऑफ डेट, जो भी चेंजेस जो हुआ है अप टू कट ऑफ डेट ही लेना है, मतलब रिपोर्टिंग डेट के पहले जो भी चेंजेस हुआ है वही इंक्लूड करना है, बाद में जो भी हुआ है वो उसको इंक्लूजन नहीं लेना है। एंड कंप्लीटनेस, क्या चेक करेगा कंप्लीटनेस में, जो भी टोटल ऑफ योर ब्रेकअप ऑफ योर ऑल द रिजर्व शुड बी मैचिंग विथ योर अदर इक्विटी इन बैलेंस शीट, वो चेक करेगा। ऑल द चेंजेस मेड इन द इक्विटी आइटम शुड बी ड्यूली अफेक्टेड एंड अकाउंटेड एंड शुड बी मैचिंग विथ योर बैलेंस शीट। वैल्यूएशन फॉर एडिशन एंड यूटिलाइजेशन, वैल्यूएशन में क्या चेक करेगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है रिजर्व में, जो भी बैलेंसेस क्रेडिट हुआ है, जो भी यूटिलाइजेशन हुआ है, देन नेट बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, वो प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड और नॉट, यू विल रिकैलकुलेट एंड यू विल चेक, एंड यू विल check every assertion based on rights and obligation on every reserve on, and you will disclose other reserves, capital redemption and share option, retained earnings, you will disclose surplus of profit and loss account, then debit balance of profit and loss account will be negative figure in the retained earnings, वो सारा। बोराइंग्स मतलब आपने लोन लिया है, क्या चेक करेगा, लोन्स लिया है तो पहले सिक्योरिटी, वेदर द लोन्स आर सिक्योर्ड और नॉट, देन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ये चेक करेगा, दोनों, वेदर द क्लासिफिकेशन इज प्रॉपर्ली गिवन और नॉट, वो चेक करेगा। एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेगा, लोन्स लिया है या नहीं लिया है, एग्जिस्टेंस ऑफ लोन, यू विल ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम लेंडर, बैंक है तो बैंक के पास जाके हमारा बुक्स में इतना बैलेंस है, आपके पास लोन बैलेंस कितना है, आउटस्टैंडिंग लोन सर्टिफिकेट्स मांगेगा, लोन सर्टिफिकेट कितना है, कितना इंटरेस्ट एक्यूर्ड है, वेदर प्रॉपर्ली अकाउंटेड और नॉट, यू विल चेक ऑन दैट लोन, वेदर रीपेमेंट्स हैव बीन प्रॉपर और नॉट, वो चेक करेगा ना, वेदर टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से लोन्स प्रॉपर्ली रीपे हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये रीपेमेंट्स आपको पता चलेगा गोइंग कंसर्न सही से, अच्छा मतलब कंपनी का गोइंग कंसर्न कैसे है, कैश फ्लो कैसे है, वो सारा पता चलेगा। एज एन ऑडिटर यू विल चेक
यू विल ऑब्टेन पहले लोन्स का शेड्यूल ऑब्टेन करेगा, देन यू विल एग्जामिन द लोन एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन, चेक करेगा क्या रीपेमेंट टर्म्स है, कैसे रीपे करना है, वेदर द लोन्स टेकन इन द नेम ऑफ द क्लाइंट, पहले आपका लायबिलिटी होना चाहिए तो आपका नाम पर लोन आना चाहिए, मतलब लोन लेना चाहिए, देन वेदर द अमाउंट डिस्बर्स्ड हैव बीन रिसीव्ड इन योर अकाउंट और नॉट, लोन रिकॉर्डेड विद द लोन एग्रीमेंट, मतलब जितना लोन डिस्पर्स किया है वो लोन एग्रीमेंट में डिस्क्लोज करेगा, वी आर डिस्पर्सिंग 10 lakhs to so and so, then whether the same has been properly recorded as your liability or not, then in case of bank loans you will obtain confirmation, rights and obligations में क्या चेक करेगा, पहले आपको लोन लेने के लिए आपको मेमोरेंडम में राइट होना चाहिए, whether there is proper authorization on memorandum and articles of association, as per memorandum and articles of association proper approval लेना चाहिए, किसके पास इतना अप्रूवल है, मतलब लोन लेने के लिए 10 लाख तक लोन लेने के लिए मैनेजर के पास अप्रूवल है, तब सीईओ के पास जाना पड़ेगा, वो सारा अप्रूवल कंप्लीट किया है नहीं किया है, देन if there is board approval is required, whether proper resolutions have been proper passed by the board, and loan agreements you shall also verify that such conditions are duly complied with or not. In some cases there are conditions like restrictions, sometimes they will keep like that your profit should be above 10 crores, your share capital should be, your debt equity ratio should be above 1. These conditions they might keep 0.75, these conditions they might keep so as to keep their loan secured, मतलब उन लोग इंश्योर करना चाहता है कि उसको कैश फ्लो अच्छे से आएगा, मतलब कोई रिस्क नहीं होगा, ये सारा इंश्योर करने के लिए लोन देते समय कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड करेगा, लोन के बाद आपको इतना फाइनेंशियल स्टेटस मेंटेन करना है इस लोन लेने के लिए, अगर वो जो चीज़ है वो सारा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, अगर उन लोन से टर्म कंडीशंस में ये भी लिख सकता है कि अगर ये चीज़ कंप्लाई नहीं हुआ है तो ये लोन्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल लोन टर्म्स नहीं, लोन्स ऑन डिमांड हो जाएगा, जब पे करने को बोलेगा तब इमीडिएटली पे करना पड़ेगा, whether if the loans and terms and conditions have not been complied, then you need to disclose your client as current liability instead of disclosing them as long term liability, वो सारा चीज़ डिस्क्लोज किया है नहीं किया है, then you will collect a certificate from the lender if the loan is secured by some asset, you will obtain certificate from the lender that so and so asset is mortgaged to that loan, and also you will, if any asset which is pledged to the lender, the net realizable value to the extent of net realizable only, it should be disclosed as secured loan, then next to that it should be disclosed as unsecured loan, same like in your loans and advance, you are receiving the asset, you are giving the asset in security, whether proper disclosure, and whether the charge given is floating or fixed मतलब वही एसेट, ये लैपटॉप ही सिक्योर्ड है, फ्लोटिंग मतलब ये सारा लैपटॉप में कोई लैपटॉप चलेगा, ये लैपटॉप निकालने से ये लैपटॉप सिक्योर्ड रहेगा, वो फ्लोटिंग चार्ज है, वो चीज़ देखना पड़ेगा, कंप्लीटनेस चेक, मतलब रीपेमेंट जो भी है लोन से एडवांस में क्या चाहिए, कोई रिसिप्ट आ गया लोन का वो इंक्लूड नहीं करना है बैलेंस शीट डेट में, जो भी चीज़ आपने पे किया है जो बैलेंस शीट डेट के अंदर विद इन बैलेंस शीट डेट में वो लोन बैलेंस में नहीं आना चाहिए, वो सारा चीज़ आपको इंश्योर करना है, एंड यू नीड टू इंक्लूड दैट योर एक्यूर्ड इंटरेस्ट ऑन योर लोन इज इंक्लूडेड टू द लोन बैलेंस, जो भी पेमेंट डेट अगर ईएमआई में पे कर रहे हैं 31 मार्च मतलब 15 मार्च को पे किया है, 15 डेज का लोन का इंटरेस्ट होता है ना, वो इंक्लूड आपको एक्यूर्ड इंटरेस्ट में इंक्लूड होना चाहिए, एंड लोन्स टेकन ड्यूरिंग द ईयर यू नीड टू ऑब्टेन, पहले अप्रूवल देखना पड़ेगा मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, एंड वैल्यूएशन में क्या चेक करेगा, व्हाट यू विल चेक इन वैल्यूएशन, लोन्स में कोई रिस्क है तो मतलब लोन्स में रीपेमेंट सही से हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा, जो भी रीपेमेंट्स है उसको डिडक्ट करके नेट बैलेंस जो है वो चेक करना पड़ेगा, अगर फॉरेन लॉ जो भी है उसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में, वो प्रॉपरली ऑन द ट्रांसलेशन डेट ईयर एंड डेट में रिपोर्टिंग डेट में किया है नहीं किया है, यू नीड टू चेक, एंड वेदर इंटरेस्ट पेबल ऑन सच लोन इन ड्यू टाइम, whether interest is being paid on the due time, so that you can determine that the loan is accounted, मतलब जो भी accrued interest है वो include हुआ है या नहीं हुआ है, and amortization of loan, as per the amortization schedule you will record the loan at present value of the cash outflows, मतलब EMI 10 months में इतना जा रहा है तो इसका present value जो है वो include करेगा, and every year you will recognize finance cost and you will pay your EMI amount.
प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में जो भी नेक्स्ट ईयर में होगा वो करंट लाइबिलिटी में आएगा, करंट बोराइंग्स में आएगा, जो भी अबव 1 ईयर में रीपेमेंट होगा वो लॉन्ग टर्म बोराइंग्स में आएगा, वो चीज़ देखना पड़ेगा. Auditor should see that whether the change has been properly reflected in the books of accounts, and in case of value of the security falls, अपने एसेट को, एक लोन को सिक्योरिटी जैसे एक एसेट दिया है, अगर उसका एसेट का वैल्यू कम हो गया, then you should examine whether loan has been properly classified. मतलब to the extent of NRV of the loan, it should be classified as secured, and above that it should be classified as the loan should be classified as unsecured loan. Whether proper classification has been done or not. Then ये लोन का ये है. देन ट्रेड पेबल्स, और हाफ एन आवर लेता हूँ थोड़ा, मतलब आपका एग्जाम्स पास में आ रहा है, सिलेबस भी ज़्यादा है, मतलब अगर एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड नहीं किया है तो लेट होगा. मैं ट्राई करता हूँ मतलब जल्दी छोड़ने के लिए. ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स क्या होता है? कोई क्रेडिट परचेजेस किया है, कोई गुड्स लिया है या सर्विसेज लिया है क्रेडिट में, देन यू विल अंडर कम ट्रेड पेबल, यू विल बिकम ए ट्रेड पेबल टू योर सप्लायर्स. सो हाउ यू विल वेरीफाई? पहले आपको परचेज एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. जेन्युइननेस एग्जिस्टेंस ऑफ योर ट्रेड पेबल इज योर परचेजेस. पहले आपको यू नीड टू टेस्ट वेदर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट. मतलब ट्रेड पेबल्स में मैनिपुलेशन क्या होता है कि एक फिक्टिशियस परचेज को दिखा के क्रेडिटर में डाल के कैश को उठा सकता है, पेमेंट फिक्टिशियस पेमेंट दिखा के कैश को उठा सकते हैं. पहले प्रॉपर अप्रूवल है, परचेज ऑर्डर रेस हो रहा है, उसके वजह से इसके अगेंस्ट ही पेमेंट हो रहा है, वो प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा, ताकि आपका जो भी कैश जो भी है वो फंड्स में से अप्रोप्रिएट नहीं होगा ऐसे फ्रॉड से. अगर आपका पास कंट्रोल नहीं है, मैं इधर सिस्टम में बैठ के एक एंट्री करता हूँ, कैश का एक एंट्री करता हूँ, अमाउंट उठा के लेके जाता हूँ कैश बैलेंस से. सो कैश यूटिलाइज करने के लिए अप्रूवल होना चाहिए, पहले पीओ होना चाहिए, वो मटेरियल डिपार्टमेंट करता है. देन यू विल प्रोसेस द पीओ एंड गुड्स आने के बाद कोई रिसीविंग डिपार्टमेंट होता है मटेरियल में, वो रिसीव करेगा. देन यू विल सेंड द इनवॉइस फॉर पेमेंट. ये प्रोसेस सिस्टमैटिक होना चाहिए, वो प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल हो या नहीं है वो चेक करना है. देन यू विल ऑब्टेन द शेड्यूल ऑफ क्रेडिटर्स विद अलॉन्ग विद एजिंग, कितना पेमेंट करना है, कितना ये करना है, यू विल ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ क्रेडिटर्स. इसकी वजह से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब इतना दिन तक एमएसएमई पेमेंट जो भी है वो क्यों इतना दिन तक पेंडिंग में है, वो आपको ब्रेकअप में पता चल जाता है. मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 45 डेज कोई एमएसएमई पेमेंट है क्या, वो सारा आपको कंप्लायंस विद एमएसएमई एक्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द क्लाइंट क्या चेक करना है. ही शैल कलेक्ट कंफर्मेशन, मतलब परमिशन लेके पहले हम ये लोग से ये सप्लायर से कंफर्मेशन लेना चाहता है, जितना बैलेंस है वो उतना है या नहीं. वो पहले क्या करना है, यू हैव टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम योर क्लाइंट टू सेंड कंफर्मेशन फ्रॉम द सप्लायर्स. देन यू विल डायरेक्टली ऑब्टेन द कंफर्मेशन टू कंफर्म द बैलेंस ऑन द ईयर एंड. यू विल कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द बैलेंस, एंड इफ द लेजर्स आर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, मतलब अगर जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक जनरल लेजर होता है और एक क्रेडिटर लेजर होता है. वो जनरल लेजर में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुआ है वो जनरल लेजर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. मतलब ऐसा है कि जनरल लेजर शुड टैली विथ योर क्रेडिटर लेजर. जनरल लेजर में आपका क्रेडिटर बैलेंस कितना हो रहा है वो आपको क्रेडिटर लेजर में उतना बैलेंस दिखना चाहिए, वो हम बोलना चाहते हैं. जो भी परचेजेस में रिकॉर्ड होगा, परचेजेस टू जनरल लेजर रिकॉर्ड होगा अगर किया है तो. देन यू विल क्रेडिटर में इतना परचेज किया है ना, फ्रॉम जनरल लेजर इतना रिकॉर्ड करेगा. जो जनरल लेजर में ये क्रेडिटर का बैलेंस, ये जनरल लेजर का बैलेंस दोनों मैच होना चाहिए, वो आपको मतलब सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में वो चेक करना पड़ेगा. जनरल लेजर अकाउंट शुड नलिफाई. देन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, हाउ यू विल एस्टिमेट, मतलब राइट है या नहीं पहले परचेज करना पड़ेगा. परचेजेस, गुड्स रिसीव्ड नोट, वो सारा चीज़, गुड्स इनवर्ड, गुड्स रिसीव्ड नोट, वो सारा चीज़ चेक करने से आपको इंश्योर होगा ये जेन्युइन परचेज है. एंड इफ यू सी द इनवॉइसेस वेदर द इनवॉइसेस शुड बी इन द नेम ऑफ द क्लाइंट और नॉट, देन यू विल एस्टैब्लिश राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. देन कट ऑफ प्रोसीजर, सेम लाइक ट्रेड रिसीवेबल्स. व्हाट यू विल डू, ईयर एंड ट्रांजैक्शंस, आपको पहले ट्रांजैक्शंस देखने से आपको क्या पता चलेगा, मतलब पीओ देखने से टर्म्स एंड कंडीशंस, whether those goods should be included in your
those liabilities should be included in your trade payables or not. You will in charge. अगर goods transit में हो, उन लोग invoice raise किया है, आपका ownership transfer हुआ है, आप खुद से transfer कर रहा है, GAT हो गया ना, goods in transit हो गया, आपको liability establish करना पड़ेगा, वो proper accounting record हुआ या नहीं हुआ है, वो check करना पड़ेगा, नहीं तो appropriately आपको provision at least book करना पड़ेगा उतना liability को लिए. Then sundry creditors has on reporting date. Cut off हो गया. Completeness में क्या चेक करेगा? प्रॉपर आपका शेड्यूल जो है, क्रेडिटर बैलेंस जो है, वो टोटल जो है उसको जी लेजर्स के साथ मैच होना चाहिए. जितना बैलेंस अभी आपका शेड्यूल में दिखा रहा है, वो आपको लेजर उसमें डिटेल्स ऑफ योर पेबल ट्रेड पेबल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको मैच होना चाहिए. एंड यू शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस व्हाइल वेरीफाइंग ईयर एंड ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते समय आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए. जो भी पेमेंट्स नियर टू ईयर एंड या बाद में आया है, वो इस साल का मतलब जो भी चेक इश्यू किया है, आपने चेक रिसीव किया है मतलब ईयर एंड का डेट में, यू हैव फॉरगॉटेड टू एंट्री इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सारा चीज़, नहीं तो बैंक को भेजना भूल गया है, वो सारा चीज़ आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पेमेंट रिकॉर्ड करना इंश्योर करने के लिए. देन वैल्यूएशन मतलब कैसे वैल्यू करेगा पीओ को, सॉरी ट्रेड पेबल्स को. You will receive some discounts, you will make some payments, and your net balance will be purchases minus your discount anything received, then your payments if any part payments are done, then your net balance should be your trade payables. Whether properly recorded, whether the balance has been properly calculated and recorded or not, you will check. The auditor should see that all the balances as per the tallies with your total balances in creditor account. Few samples you will take, you will verify the genuineness of the इनवॉइस, मतलब अमाउंट कितना है, गुड्स रिसीव्ड में कितना है अमाउंट है, इनवॉइस में कितना अमाउंट है, वो सारा सेम है या नहीं है, ताकि यू कैन एस्टैब्लिश दैट परचेज अमाउंट इज करेक्ट. एंड वेरीफाई द ट्रांजैक्शंस वेदर करेक्टली पोस्टेड इन करेक्ट क्रेडिटर्स अकाउंट और नॉट. अभी बोला है ना, कभी कभी वेंडर इधर उधर हो सकता है ह्यूमन एरर की वजह से, वो आपको इंश्योर करना है करेक्ट बैलेंस इज डिटरमाइंड ऑन द ईयर एंड. एंड इन केस ऑफ एनी डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर, whether proper accounting treatment has been to record proper balance. And if any amount has been specified in the creditor remains outstanding for a long time, for any check is issued to the creditor. मतलब आपने पेमेंट के लिए चेक इश्यू किया है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया पहले, चेक रिसीव नहीं, चेक इश्यू किया है, वो सारा आपको देखना पड़ेगा प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट. वेदर इट इज नॉट एनकैश्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड आपने चेक इश्यू किया है and the creditor has not encashed it for a long time, how it can be possible? Whether creditor might have forgotten to encash it, and again क्या हो सकता है, वो fictitious परचेज हो सकता है, तभी हो सकता है ना, वो है नहीं, वेंडर को कैसे चेक इश्यू किया है फिर भी वो कैसे एनकैश करेगा, वो है ही नहीं है, इसकी वजह से हो सकता है. वो आपको इंश्योर करके टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी, यू नीड टू चेक एंड यू नीड टू इंश्योर द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. देन प्रेजेंटेशन में आपको ट्रेड पेबल्स में जो भी ट्रेड पेबल्स है अपने दो पार्ट में सेग्रीगेट करेगा, आउटस्टैंडिंग ड्यू टू एमएसएमई एंटरप्राइजेस एंड अदर देन एमएसएमई एंटरप्राइजेस. वो जैसे आपको सेग्रीगेशन देना पड़ेगा ताकि एमएसएमई एंटरप्राइजेस जो भी ड्यूज है वो विद इन 45 डेज में पे करना पड़ेगा, वो डिस्चार्ज हुआ है वो. और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी, मतलब जो भी ट्रेड क्रेडिटर्स का ब्रेकअप जो भी है वो आपको नोट्स एंड अकाउंट्स में देना पड़ेगा. जितना एजिंग जो भी है, जितना ड्यूस ओवर ड्यूस है, आपका पेमेंट कैपेसिटी कैसे है, आप ओवर ड्यू क्यों रखा है, डिस्प्यूट चल रहा है, वो सारा डिस्क्लोजर आप नोट्स में दे सकता है, इतना ड्यूस क्यों हुआ है. बिल्स पेएबल, सेम बिल्स पेएबल क्या होता है, क्रेडिटर को डिस्चार्ज करके एक अकाउंट कर देता है बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल का एक्सचेंज बुक कर देता है. उसको क्या करेगा बाद में जब ड्यू डेट आएगा, नहीं तो अब रिसीव करेगा बिल्स को, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रिसीव करेगा, जब ड्यू डेट आएगा उसको विद इन ड्यू डेट में पेमेंट करना पड़ेगा. बिल्स पेएबल वही होता है ना, जब विथड्रा करेगा वो एक्सेप्ट करेगा, जब टाइम आएगा उसको पे करना पड़ेगा. वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय क्रेडिटर टू डिस्चार्ज द लायबिलिटीज. अभी हम ड्रा किया है इन फेवर ऑफ
उसका फेवर में एज ए डेटर हम क्रेडिटर के फेवर में ड्रा किया बिल्स पेबल इश्यू किया है। जब वो पेमेंट मांगेगा मतलब टाइम ड्यू होगा 90 डेज या 90 डेज में कभी भी मांग सकते हैं, जब वो मांगेगा हम इसको पेमेंट करेगा। ये क्या क्या कर सकते हैं, उसको बिल्स को लेके बैंक में डिस्काउंट करके पैसे ले सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देन द ऑडिटर नीड टू सेलेक्ट द शेड्यूल ऑफ बिल्स पेबल, मतलब कितना वी हैव ड्रॉन ऑन द वेंडर, कितना अमाउंट है, वेदर बिल विल बिकम ड्यू, ही शैल वेरीफाई बिल्स पेबल बुक, मतलब टोटल बिल्स पेबल बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए व्हाट आर द बिल्स यू हैव ड्रॉन एंड व्हाट आर पेंडिंग एज ऑन द ईयर एंड and what is the total amount, from that you will derive the balance of bills payable and you need to specify that the due date has not expired, मतलब जो भी उसका पेमेंट ड्यू डेट है वो एक्सपायर नहीं हुआ है, हम एग्री किया है मई में पे करेगा या जून में पे करेगा, वो ड्यू डेट जो है वो मार्च के अंदर नहीं है, 31 मार्च के अंदर नहीं है। अगर वो एक्सपायर हुआ है तो इमीडिएटली उसको पेमेंट बुक करना पड़ेगा, वो डिफर नहीं कर सकता है। ही शैल आल्सो एक्सेप्ट एंड डिसऑनर, इन केस ऑफ एक्सेप्ट एंड डिसऑनर क्या होता है, if you accepted and dishonored of the bills have been recorded in the creditors account, if you dishonored मतलब जो टर्म्स को डिसऑनर किया है, then you need to book instead of bills payable it will become your creditors liability, so you need to record in your creditors liability. You shall also see that the accept and dishonor, if it is accepted it will come under bills payable, if it is not accepted dishonored then it will come under trade payables. Then rights and obligations, when the payable bills payable and identify terms and conditions therein, he shall also check that have been duly complied with or not, what are the bills on the terms and conditions on which the bills of payable have been drawn, मतलब ड्यू डेट कब है, कितना दिन तक, मतलब कितना एक्स्ट्रा पेमेंट कुछ है तो चार्जेस क्या है, उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग प्रॉपरली ट्रीटमेंट हैज बीन डन और नॉट एंड इट इज एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट्स और नॉट, लीगल जो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स होता है उस हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। इन केस ऑफ बिल्स क्रिएटेड एनी चार्ज ऑफ द रेसिप्ट, if he is asking for security for the bills, then you need to properly that these are bills payable secured against the asset, following asset name disclose करके वैल्यू डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो प्रॉपर डिस्क्लोजर है। एंड कंप्लीटनेस, कट ऑफ मतलब जितना बिल्स आपने ईयर एंड तक इश्यू किया है वो प्रॉपरली आपको चेक करके वो एक्सेप्ट किया है उतना प्रॉपरली, वेदर दे हैव बीन प्रॉपरली ट्रांसलेटेड इनटू बुक्स ऑफ मतलब बिल्स पेबल अकाउंट में ट्रांसफर किया है ना, वो चेक करना पड़ेगा आपको। बैलेंस एज ऑन एंड ऑफ डेट, जिसको पे किया है वो हटाना पड़ेगा, जिसको एग्जिस्टिंग ऑन ईयर एंड डेट उसको ही इंक्लूड करना पड़ेगा एज ड्यू एंड पेएबल। अबाउट टू ड्यू एंड पेएबल, the auditor should see that the schedule collective from the management is exhaustive, मतलब जो भी शेड्यूल आपने कलेक्ट किया है बिल्स पेएबल के वो प्रॉपर लिस्ट ऑफ अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए एंड इट शुड बी मैचिंग विद योर बैलेंस शीट bills payable balance and should have extra cautious to verify that no bill is expired and it is went unrecorded as bills payable. So आपको प्रॉपर डिस्क्लोज मतलब ट्रेड क्रेडिटर से हटा के बिल्स पेएबल में डिस्क्लोज करना है, वो प्रॉपर कन्वर्शन जो करना ही पड़ेगा। एंड वैल्यूएशन, ऑडिटर शुड एंश्योर दैट द टोटल शेड्यूल टैलीज विद योर बैलेंस पेएबल ऑन बिल्स पेएबल अकाउंट, वही बोल रहा हूँ, टोटल शेड्यूल शुड टैली विद योर बैलेंस पेएबल ऑन योर बिल्स पेएबल अकाउंट। वी वेरीफाई डिसऑनर्ड बिल्स, ऑडिटर शुड एक्सपेक्ट द correspondence between the client and the creditor. You should also verify the notification issued by notary public, मतलब आपने बिल सबमिट किया है, वो बिल सबमिट किया है आपने पे नहीं किया है, ऑनर नहीं किया है, then what happens, you have dishonored the bill payment, then it will be again recorded as your the bills तो एक्सपायर हो गया, वो अभी बिल्स पेएबल नहीं होगा, वो आप समझ रहे हैं ना, बिल्स ड्यू डेट के बाद क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है। सो यू नीड टू रिकॉर्ड एज क्रेडिट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल के साथ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो सारा आपको नोटिफिकेशन फ्रॉम नोटरी पब्लिक एंड बैंक स्टेटमेंट डिस्क्लोज करने से ड्यू डेट के पास आ रहा है, बिल्स पेएबल में पेमेंट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट नाउ यू कैन ट्रेस दैट वेदर बिल्स पेएबल हैज बीन पेड और नॉट, इफ नॉट पेड आफ्टर ड्यू डेट इट शुड बी रिकॉर्डेड एज ट्रेड पेएबल। इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल्स, इफ डिसऑनर्ड के बाद भी उन लोगों ने ड्यू डेट एक्सचेंज करके और एक बिल ड्रा किया है, उसको फिर से आपको शुड एक्सचेंज द करस्पॉन्डेंस, मतलब वो एक्सेप्टेंस बिटवीन द क्लाइंट एंड द creditor, you need to check and the additional interest that you are agreed and you are payable.
डिस्क्लोजर सेम, किस किस का ट्रेड पेबल एमएसएमई का पेमेंट्स कितना है और ये अदर देन एमएसएमई कितना है should be disclosed in other disclosures. ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है. और अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है? अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल क्लॉज को चेंज कर रहा है आपने. आपका क्लॉज जो है अभी तक ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 10 लाख है, आपने 20 लाख कर रहा है, वो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल है. So the auditor should confirm whether authorized by articles. MOA वही है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. नहीं तो ये भी हो सकता है आपने टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ मतलब जो वैल्यू जो है वो भी चेंज करना चाहता है, वो एक्चुअली स्प्लिट्स में आता है. अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब वही होता है शेयर कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करना है. उसके लिए पहले एओए में प्रोसीजर होना चाहिए, अप्रूव्ड प्रोसीजर. देन मतलब ऑर्डर आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये कैसे करना है, काम कैसे करना है, वो कैसे करना है. देन एज पर मिनट्स ऑफ द बोर्ड यू नीड टू ऑब्टेन द बोर्ड मेंबर्स एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड इन जनरल मीटिंग. बोर्ड रेजोल्यूशन पहले पास होना चाहिए एंड देन नेक्स्ट जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. देन यू कैन गो एंड अमेंड योर एमओए में शेयर कैपिटल क्लॉज वेदर ऑल्टर हैज बीन in the copies of memorandum and articles, whether properly affected copies of memorandum and articles. Verify the alteration has been affected in copies of memorandum. जो मेमोरेंडम नया मेमोरेंडम आया है उसमें ये अपडेट होना चाहिए कि अभी ये कैपिटल क्लॉज 20 लाख हुआ है, वो चेक करना पड़ेगा. एंड यू शुड आल्सो obtain reasons for which memorandum of the company is altered, why it is going altered. अगर नया प्रोजेक्ट आ रहा है इसकी वजह से हमको कैपिटल चाहिए, अभी ऑथराइज्ड कैपिटल रखा है वो इनसफिशिएंट है, इसकी वजह से अल्टर कर रहे हैं, प्रॉपर रीजन जस्टिफिकेशन लेना चाहिए ऑडिटर को, ताकि इट इज मतलब किसी फ्रॉड के इंटेंशन से नहीं कर रहा है पैसे लेके जाने के लिए या लोन में इन्वेस्ट करके कुछ ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन नहीं करना है. ही शैल चेक दैट वेदर देयर इज एनी वोटिंग परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर ड्यू टू कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट एंड डिवाइड. मतलब जब वो अभी जो ऑर्डर किया है 20 लाख का और इश्यू किया है ना, उसकी वजह से क्या होता है, अगर नया सब्सक्राइबर्स आया उसकी वजह से आपको वोटिंग परसेंटेज जो है पहले 10 लाख में कैलकुलेट होगा आपका वोटिंग शेयर जो भी, अभी 20 लाख में कैलकुलेट होगा. अब वोटिंग शेयर चेंज होगा ना, वो चेक करना पड़ेगा ओनरशिप परसेंटेज कुछ चेंज हुआ है क्या. डिवाइड ऑल और एनी ऑफ द शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स. We shall check there is change in any voting percentage of the shareholders due to consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount that is existing shares. And then he has to confirm that the alteration of share capital denomination should be more than 1 rupee. If you are altering the denomination of the share capital, मतलब जो भी पहले आपने alter किया है, पहले आपने रखा है कि 1 share is 10 rupees, you will issue for 10 lakhs 1 lakh shares into 10 rupees. अभी आपने क्या किया है, आपने वैल्यू ऑल्टर किया, मतलब फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑल्टर कर रहा है, वो भी अल्टरेशन में आता है ना टर्म्स ऑफ द. अभी उसको क्या फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑल्टर करने के लिए मेमोरेंडम में आपने अमेंडमेंट किया है कि यू विल इश्यू 10 लाख शेयर्स ऑफ 1 रुपी. यू कैन नॉट टेल द 20 लाख शेयर्स ऑफ 0.5 रुपी. सो मिनिमम अमाउंट दैट शुड बी रिक्वायर्ड इज 1 रुपी. वो भी चेक करना है. He shall verify that whether proper accounting entries has been passed in the, मतलब जो भी अल्टरेशन के अकाउंटिंग एंट्रीज है वो प्रॉपर्ली पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट. अगर 1 रुपी हुआ है तो अभी जो कैलकुलेशन करना है शेयर कैपिटल जो भी करना है वो इंटू 1 रुपी करके करना है. पहले इंटू 10 रुपीज होता था, अभी इंटू 1 रुपी करके करना है. इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स मतलब नॉर्मली अगर बोनस शेयर्स की बात किया है तो बोनस शेयर्स विल बी इश्यूड फ्रॉम फ्री रिजर्व्स. कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्री रिजर्व्स करके फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इश्यू कर रहा है या पार्टली पेड बोनस शेयर्स इश्यू कर रहा है, वो चेक करना पड़ेगा. फिर ऑडिटर मस्ट कंफर्म द इश्यू ऑफ, पहले ऑथराइजेशन आर्टिकल्स होना चाहिए. नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग्स एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग बाय बोर्ड मेंबर्स एंड यू नीड टू चेक दैट वेदर दे आर फुल्ली पेड और पार्टली पेड. पहले वो चेक करना पड़ेगा. देन ही शुड कंफर्म दैट कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स, but the capitalizing reserves should not include the reserves from revaluation of assets because they are not free reserves.
Reserves from revaluation of is due to revaluation of the assets. It might decrease or increase in the future. So ये reserves जो created by वो include वो free reserves नहीं है. जो भी आपका general reserve होगा नहीं तो profit and loss account retained earnings होगा उससे issue कर सकता है. और he need to check that whether company has defaulted in payment. मतलब ये default क्यों check करना है? अगर इसमें default है तो you cannot capitalize, you cannot issue your interest पे करने में you are defaulted, then you cannot pay your, you cannot issue fully paid bonus shares. Then if the company is defaulted in making employee contributions or statutory payments related to employee, you cannot issue bonus issues. These are all cases you need to check to ensure that all the conditions of bonus act are complied. Sorry, bonus issue are complied, companies act bonus issue are complied. Then in case of partly paid bonus shares, any further calls made up are paid or not, you need to check. Then bonus shares shall not be issued in lieu of dividend. ये एक कंपनी एक्ट में क्लॉज है कि अगर डिविडेंड पे करना चाहता है, जो डिविडेंड हटा के आप बोनस शेयर इश्यू नहीं करना है, वो आपको चेक करना पड़ेगा. मतलब यू आर वांट टू पे 10 रुपीज डिविडेंड, यू कैन नॉट इश्यू 10 रुपीज शेयर बोनस शेयर टू इंस्टेड ऑफ 10 रुपीज डिविडेंड. वो आपको इन लिeu ऑफ डिविडेंड इश्यू नहीं करना है शेयर्स को. स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है? शेयर स्प्लिट क्या होता है? मतलब 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर है, अभी क्या कर रहा है कि 5 रुपए 2 शेयर कर रहा हूँ, दैट इज द फेस वैल्यू. 5 रुपीज होगा, उसको 2 शेयर इशू. अभी तक आपने 10 रुपए का 1 शेयर होल्ड किया है, अभी से क्या होगा 5 रुपए का 2 शेयर होल्ड करेगा. वो स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स है. उसमें क्या होगा, पहले आपको देखना पड़ेगा ओनरशिप होल्डिंग. स्प्लिट करने से क्या होता है, ओनरशिप चेंज हो सकता है ना, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है. अल्टरेशन चेक करेगा. बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास इन द बोर्ड रेजोल्यूशन, आपने क्या चेक करेगा? 2 चीज चेक करना पड़ेगा. क्या क्या? बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ या जनरल रेजोल्यूशन, एंड अल्टरेशन हैज बीन अफेक्टेड इन द कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम. अभी क्या कर रहे हैं हम, शेयर स्प्लिट कर रहे हैं ना, वैल्यू कम कर रहे हैं फेस वैल्यू, उसका अल्टरेशन जो है पहले मेमोरेंडम में आर्टिकल्स में इफेक्ट करना पड़ेगा. And proper accounting entries have been passed and the registered members have been altered. अभी तक आपने रजिस्टर में 10 shares into 10 rupees दिखा रहा है, अभी 20 shares into 5 rupees दिखाएगा. वो proper adjustments have been passed in, alterations have been passed in books of accounts. Forfeiture of shares क्या होगा? आपने शेयर इश्यू किया है, पहले पार्टली पेड अप है, कॉल किया है, कॉल मनी वो पे नहीं किया है, यू विल फॉरफिट द शेयर. फॉरफिट करने के बाद क्या करें, अप्रूवल लेके यू विल रीइश्यू द शेयर. यू विल चेक दैट वेदर प्रॉपर बोर्ड ऑफ अथॉरिटी हैज बीन इश्यू, प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द बोर्ड एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैज बीन देयर टू फॉरफिट द शेयर्स बाय द कंपनी. देन यू विल चेक रेलेवेंट रेजोल्यूशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ही शुड आल्सो वॉच द अमाउंट्स कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन. मतलब जितना अमाउंट अभी तक कलेक्ट किया है, अगर नेक्स्ट इश्यू करने में कितना अमाउंट कितना में रीअलॉटमेंट कर सकते हैं, वो चीज आप देख सकते हैं. प्रीमियम में करना है तो वेदर प्रॉपर प्रीमियम अमाउंट हैज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एज शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यू नीड टू चेक. द ऑडिटर शुड चेक द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स इंक्लूडिंग रिसीव्ड प्रायर टू फॉरफीचर. सो टोटल अमाउंट जितना रिसीव हुआ है इंक्लूडिंग शेयर्स प्रायर टू फॉरफीचर, अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको क्या करना है, फेस वैल्यू को शेयर से ज्यादा हो रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को ट्रांसफर करना है. अगर नॉट लेस देन पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स, क्योंकि शेयर्स डिस्काउंट में नहीं रिसीव करना है. मतलब अगर जो प्लान कर रहा है आपने, अभी तक तो 2 रुपये आपके पास आया है, आपने पेयर प्लान कर रहा है कि वो री इश्यू करने के लिए 6 रुपये में, बट उसका फेस वैल्यू है 10 रुपये है. अगर डिस्काउंट में जा रहा है तो डिस्काउंट इश्यू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड. सो यू नीड टू चेक दैट the reallotment should not, the total amount received on shares including the received prior to forfeiture is not less than face value, so that you cannot consider the shares as issued at discount. Then you shall verify that the computation of surplus amount rising to the reissue of shares is transferred to capital reserve account. Any additional amount जो आ रहा है आपको capital reserve में transfer करना पड़ेगा due to reissue of forfeited shares. Then partly paid up shares, in case of जो फॉरफिट होगा वो पार्टली पेड अप शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल एट डिस्काउंट. इफ द रीइश्यू इज एट डिस्काउंट, देन द प्रोविजंस ऑफ द रीइश्यू ऑफ डिस्काउंट इज एट नॉट पॉसिबल, एंड
you need to ensure that they are not issued at discount. Why? The compliance provisions of section 53 need to be verified. Then issue of debentures. Payment of dividend, interim dividend. Okay, बहुत नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है.